नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड राज्य के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, उस पर चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक है सॉइल ऑफ झारखंड, झारखंड की मिट्टी। इससे जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट एवं अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे कि झारखंड में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि मिट्टी यानी मृदा, सॉइल क्या है। तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का बाहरी पतली परत, भूपृष्ठ के सबसे ऊपर, अर्थ क्रस्ट के सबसे ऊपरी परत जो काफी पतली है और चट्टानों के टूटने फूटने से महीन कणों से निर्मित हुई है, इसे ही सॉइल कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये सबसे ऊपरी असंगठित परत है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मृदा बनता कैसे है, विशेषकर झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो झारखंड का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, यानी प्राचीनतम कठोर चट्टान से बना हुआ है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है और प्राचीनतम कठोर चट्टान से बना हुआ है। और ये चट्टानें मुख्य रूप से आर्कियन ग्रेनाइट और नीस है। आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस। और ये अलग ही प्रश्न पूछता है कि झारखंड के अधिकांश चट्टानी संरचना किस प्रकार की है। तो लगभग 90% भाग पर आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की संरचना है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड के मिट्टी के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव यहाँ की चट्टानी संरचना का पड़ा है। ऐसे भी मिट्टी का निर्माण, जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, उस पर सबसे अधिक प्रभाव आधारभूत चट्टान का, जिसके टूटने फूटने से बनता है। दूसरा, जलवायु का, किस प्रकार की जलवायु है उस पर निर्भर करता है मिट्टी का निर्माण। और तीसरा है जैविक कारक। जैविक कारक यानी जीव जंतु वनस्पति कितनी मात्रा में वहां है और किस तरह से सड़ गल कर मिट्टी में मिल रहे हैं। तो ये प्रमुख कारक है जिसके आधार पर मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें एक चट्टान है और झारखंड के अधिकांश भाग में प्राचीनतम आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस प्रकार की संरचना है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मिट्टी परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल को देखते हैं। मिट्टी परिच्छेदिका को अगर देखेंगे तो इसमें 4 स्तर होते हैं। सबसे नीचे के स्तर में आधारभूत चट्टान होता है। आधारभूत चट्टान, बेड रॉक्स, जो टूटे फूटे नहीं होते हैं, जिस पर अपर्दन यानी इरोजन और ऋतुक्षरण, वेदरिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके ऊपरी परत एक उप अपर्दित होते हैं, यानी यहां से टूटना फूटना शुरू होते हैं। ये दूसरा लेयर। तीसरा लेयर जो टूट फूट गए हैं लेकिन इसमें उपजाऊ तत्व का मिश्रण अभी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे सब सॉइल उप लेयर कहते हैं। सब सॉइल लेयर यानी उप मिट्टी का लेयर है। और सबसे ऊपरी भाग जो ज्यादा पतली होती है, ऊपर वाला भाग ज्यादा पतला है और इसमें चट्टानें ज्यादा टूट फूट जाती है तथा जीव जंतु वनस्पति, पेड़ पौधे, पत्तियों के सड़ने गलने से उपजाऊ तत्व ह्यूमस का मिश्रण हो जाता है और ये टॉप सॉइल लेयर है, सबसे ऊपरी परत, और इसमें ह्यूमस पाया जा रहा है, यानी सबसे उपजाऊ भाग है मिट्टी का। और हम देख रहे हैं कि झारखंड के अधिकांश भाग में आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस चट्टान है, जो या तो आग्नेय चट्टान के रूप में है या लंबे समय के कारण, क्योंकि ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, तो प्रावर्तित या रूपांतरित हुई है। तो इन प्राचीनतम चट्टानों के टूटने फूटने से अधिकांश भाग में मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब झारखंड की मिट्टी को हम लोग देखेंगे कि किस भाग में किस प्रकार की है, और यहीं से ज्यादा प्रश्न भी आता है। तो सबसे पहले झारखंड के मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र पर मैप पर एक नजर डालते हैं। ये हमारा झारखंड है और झारखंड में अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार के रूप में है। यह भाग जो उत्तरी और पूर्वी भाग है, ये संथाल परगना कहलाता है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान का क्षेत्र और ये पलामू प्रमंडल का क्षेत्र,
तो इस तरह से बटा हुआ है। अब झारखंड में मुख्य रूप से संरचना के दृष्टिकोण से, मिट्टी के निर्माण के दृष्टिकोण से लाल एवं पीली मिट्टी, अभ्रक युक्त मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और कुछ मात्रा में कुछ क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आइए इसको एक एक कर देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है और ये झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में पाया जाता है। अगर झारखंड के 3 क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, एक उत्तरी पूर्वी भाग में, ये उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ राजमहल की पहाड़ी है और राजमहल की पहाड़ी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान यानी लावा के ठंडा होकर बैसाल्ट बनने और उसके टूटने फूटने से हुआ है, जिसका रंग काला होता है। तो इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरा, ये झारखंड का ये पश्चिमी भाग, ये वाला भाग जो पाट प्रदेश कहलाता है, तो रांची का पश्चिमी भाग से लेकर लोहरदगा इस तरह पढ़ते हैं, तो ये पश्चिमी भाग जो पाट प्रदेश है, ये वाला भाग, और लातेहार से निकलकर चतरा के दक्षिणी भाग, हजारीबाग होते हुए ये बोकारो और धनबाद की ओर प्रवाहित होने वाली झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर की घाटी है। तो इस दामोदर नदी घाटी का भाग, ये 3 क्षेत्र, राजमहल का क्षेत्र, पाट प्रदेश जो पश्चिमी भाग में है और दामोदर नदी की घाटी का क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे झारखंड में लाल एवं पीली मिट्टी 90% भाग पर पाई जाती है। अब इसका रंग लाल क्यों है? तो लाल होने का कारण है कि इसमें आयरन ऑक्साइड, इन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन होता है। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा, झारखंड के सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी। अगर ऑप्शन केवल लाल अलग और पीली अलग देगा तब हमें लाल बनाना होगा। किन किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, और ध्यान रखिएगा दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। और तीसरा, पश्चिमी पाट प्रदेश में, ये 3 क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। तो दूसरी प्रमुख मिट्टी है अभ्रक युक्त, यानी वैसी मिट्टी जिसमें अभ्रक के कण पाए जाते हैं। तो अभ्रक के कण, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा, हजारीबाग है, एकोडर्मा है, तो यह क्षेत्र झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और अभ्रक का मिश्रण इन्हीं क्षेत्रों में मिट्टी में हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है। अर्थात कोडरमा और कोडरमा से सटा हुआ हजारीबाग तथा ये गिरिडीह वाला क्षेत्र में अभ्रक युक्त मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तीसरी प्रमुख मिट्टी है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो अभी हम लोग मानचित्र में देख रहे थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। दामोदर नदी जैसे जैसे प्रवाहित होती है, यह मिट्टी इस घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी हजारीबाग, बोकारो का कुछ भाग और धनबाद में। तो इस तरह से बलुई मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बराकर और पंचेत पर्वत श्रेणी है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। पंचेत डैम का नाम सुने होंगे, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना का एक बांध है। तो बराकर और पंचेत एक पर्वत श्रेणी है और इन पर्वत श्रेणियों से कट छट कर आने वाले महीन कण बालू के रूप में घाटी में जमा हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र की मिट्टी बलुई और चिकनी हो गई है। इसके बाद अगला क्षेत्र, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये गोंडवाना कालीन संरचना है, जिसके कारण भी बालू की मात्रा पाई जाती है। और गोंडवाना जैसे ही दिमाग में आए तो स्पष्ट हो जाना चाहिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत में या झारखंड में किस काल का कोयला पाया जाता है। तो कोयला, गोंडवाना, दामोदर घाटी सब एक दूसरे का पर्याय है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र, जब जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे, ये राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, जिसका निर्माण लावा के निकलने से हुआ है। लावा बाहर निकलकर ठंडा हुआ, बैसाल्ट का रूप ग्रहण किया, उसके टूटने फूटने से, चूंकि बैसाल्ट का रंग काला होता है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेकिन राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी राजमहल के पश्चिमी ढाल पर काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है पूर्वी ढाल की तुलना में।
ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी अन्य मिट्टियों की तुलना में थोड़ी उपजाऊ होती है। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मौसमी ऋतु परिवर्तन जब वैकल्पिक रूप से होता है, यानी वर्षा के बाद गर्मी यानी उष्ण जलवायु और उसके बाद फिर वर्षा, ये बारी बारी से आता है, तब वैसी परिस्थिति में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। झारखंड में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण पाट पठारी क्षेत्र में हुआ है और यह भाग पश्चिमी भाग लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। और इस भाग में लैटेराइट मिट्टी में अवक्षालन यानी लीचिंग की समस्या पाई जाती है। ये लीचिंग क्या है? तो जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण मिट्टी का महीन कण नीचे चला जाता है और मोटा कण, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाते हैं और इसी को अवक्षालन कहते हैं, और जिसके कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये पश्चिमी पाट प्रदेश में, जिसमें रांची का पश्चिमी भाग यानी रांची का पठार वाला भाग, पाट प्रदेश जिसमें लोहरदगा, गुमला आदि का क्षेत्र शामिल है, इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। पलामू के क्षेत्र में इसका विस्तार कुछ पलामू तक चला जाता है, लातेहार तक चला जाता है। इसके बाद एक अन्य प्रमुख मिट्टी जो बहुत कम क्षेत्र में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र गंगा के घाटी में, और गंगा नदी झारखंड में, ये देखिए ब्लू रंग वाली जो नदी है ये गंगा नदी है, और गंगा नदी इस साहेबगंज जिला को छूते हुए ऐसे प्रवाहित होती है। पीला वाला साहेबगंज है, तो ये साहेबगंज जिला को छूते हुए प्रवाहित हो रही है। तो गोड्डा के कुछ भाग में, उत्तरी भाग में, साहेबगंज में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ मिट्टी, और ये काफी उपजाऊ होती है। गंगा में जो नदी पर मिल रही है, इसके निक्षेप से यह निर्मित है। जल के निक्षेप से निर्मित होने के कारण ही इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह झारखंड की उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरह से झारखंड के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी लाल एवं पीली है, जो झारखंड के 90% भाग में पाया जाता है, और इसका विकास आर्कियन, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। यह ध्यान में रखना होगा। तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अवश्य लिखें। कोई सुझाव देना हो तो सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।